नमस्कार। आज हम आपके सामने गडरिया समाज से संबंधित एक अहम मुद्दा उठाने जा रहे हैं। आज़ादी के 70 साल बाद भी आज गडरिया समाज अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए गडरिया समाज ने एक दिन समाज के नाम से पलवल में प्रदेश स्तरीय गडरिया समाज चिंतन मंथन महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें पूरे हरियाणा से अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल, नूह, गुड़गांव से बुद्धिजीवी लोग आए और उन्होंने अपने विचार रखे कि किस तरह से हम इस संवैधानिक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। दूर दूर से आए, अपने काम, बहुत ही अहम काम छोड़कर आप यहाँ आए हैं। सभी को आज के समय में बहुत जरूरी, हर किसी को काम है, और लेकिन आप समाज की पीड़ा के लिए, आपके दिल में एक पीड़ा है कि हमारा समाज भी अपने इस आज़ाद देश की असली आज़ादी का आनंद उठाए, उसके लिए मंथन करने के लिए आप यहाँ आए हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज का जो मेन एजेंडा हमारा इकट्ठा होना है यहाँ पे, एक तो मंथन करने के लिए हम इकट्ठा हुए कि हमें आरक्षण मिले। चाहे स्वर्णों को भी आरक्षण दे दिया, लेकिन मेरे गडरिया समाज को आरक्षण नहीं चाहिए, उसे रिप्रेजेंटेशन चाहिए, प्रतिनिधित्व का अधिकार चाहिए। वो 70 साल से वोट देता आ रहा है आपको, और आपने उनके प्रतिनिधित्व की बात ही नहीं करते। आप क्यों भाई? मंथन करके देख लो, अगर भारत की महापंचायत पार्लियामेंट से लेकर नीचे पीएम तक अगर गडरियों धनगरों की जनसंख्या के अनुसार उन्होंने अपना हिस्सा पा लिया तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। आज हमारा युवा यही देख रहा है, जिस भी ऑफिस में जाता है वो नंबर प्लेट को पढ़ता है, कहीं गडरिया नजर आ जाए लिखा हुआ, नहीं नाम नहीं आता। कहीं किसी नाम के पीछे धनगर लिखा नजर आ जाए, नहीं आता। फिर वो पार्लियामेंट की तरफ देखता है, यहाँ कहीं बैठा नजर आ जाए, नहीं आता। अब यही मंथन करना है कि नहीं आता तो क्यों नहीं आता, हमने क्या करना है कि हम वहां नजर आ जाएं। अभी ज्ञान सिंह जी ने बताया ही था आपको कि अब राजा पेट से पैदा नहीं हो रहा, पेटी आजकल जो नई तकनीक आ गई, ईवीएम से पैदा हो रहा है, और 70 साल से उस पेटी को आप भर रहे हो, आपका भी हिस्सा है। और फिर आशा लगाते हो कि हमारे लिए पॉलिसीज पड़ेगी, हमने ये राजा बना के पार्लियामेंट में भेजे हैं, ये कानून बनाते हैं वहाँ पे, और हमारे लिए पॉलिसीज बनाएंगे। ये आप पूरे 5 साल निकाल देते हो कि हमारे लिए पॉलिसीज बनाएंगे, हमारे बच्चे नौकरी लगेंगे। और जो कुछ भाई ये कहते हैं कि आरक्षण बहुत बुरी चीज़ है, भाई कैसे बुरी चीज़ है? आपका बच्चा उच्च शिक्षा कैसे हासिल करेगा? एक बच्चे को एमबीबीएस करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर उसको प्रतिनिधित्व का अधिकार, रिप्रेजेंटेशन कह लो, आरक्षण कह लो, वो मिल जाता है, वो 5 लाख में एमबीबीएस कर जाता है, आपका बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन आपको कोई पाठ यह पढ़ाया गया कि वो बैसाखी है, आरक्षण खराब है, आरक्षण बुरी बात है। आपका बच्चा आईएएस या की कोचिंग कैसे करेगा? महंगी भारी भरकम फीस कैसे भरेगा? ये गडरिया धनगर समाज का बच्चा ये बात समझ लिया। दिन रात यहाँ सभी भाई बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सभी जानते हैं कि बहुत लिखता हूँ, मैं बहुत लिखता हूँ, दिन रात लिखता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन के हर बच्चे को पता लग जाए ये रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है क्या चीज़, क्यों चाहिए हमें। देश आज़ाद हुआ है, हमें हमारी रेशो चाहिए। एक सिंपल सी नजर में देखने में ये लगता है, हर कोई कह देता है पढ़ाई करो भाई, आईएएस, पीसीएस, एमबीबीएस, तो आप पढ़ाई करके बनोगे, आरक्षण बीच में कहाँ से आ गया? क्यों भाई? कैसे बनेंगे आईएएस, पीसीएस, कैसे बनेंगे एमबीबीएस? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे, यहाँ भी एम्स वगैरह हैं, हमारे उधर चंडीगढ़ में पीजीआई है, पीजीआई में जाकर मेरी नजरें ढूंढती हैं, किसी नाम के पीछे गडरिया लिख के मिल जाए, किसी नाम के पीछे धनगर लिखा मिल जाए, पाल बघेल जरूर मिल जाता है कभी कभी, लेकिन जब उसकी जानकारी लेता हूँ वो किसी और कास्ट का निकलता है। आज आप एक मध्य प्रदेश के सीएम को देख रहे हैं, बघेल लगा हुआ नाम के पीछे, लेकिन मेरी जाति का नहीं है। ऐसे बहुत से पाल बघेल मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं जो गडरिया हैं। और ये पाल बघेल टाइटल हमने क्यों बनाया, ये मेरे ख्याल लिखूंगा, यहाँ बोलूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। रोज़ लिखता हूँ, सबको मालूम है। कौन से इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए आज लोग हमें पीठ के पीछे ये कहते हैं कि ये गडरिया का
जब हमारा डीसी गडरिया बनना था, एसडीएम गडरिया बनना था, मंत्री गडरिया बनना था, वो लिखता तो किसी की हिम्मत नहीं थी इसको गडरिया का कहना। साहब कहते उसको, साहब आए हैं, गडरिया साहब आए हैं, गडरिया के पीछे भी साहब लगाते, मजबूरी होती थी। लेकिन हम जिस चीज से भागते हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मैं वैसे नहीं मांग रहा कि हमें रिप्रेजेंटेशन का, संविधान में लिखा है, जो बहुत यहाँ साथी हैं जिन्होंने वकालत की होगी, वो संविधान की आर्टिकल 16(4)(a) को पढ़ ले। क्लियर लिखा है कि जिन जातियों का, ये सरकार की नीतियां देखती हैं कि इन जातियों के एमएलए, एमपी, आईएएस, पीसीएस या हायर एजुकेशन में नहीं है, तो सरकार की जिम्मेवारी है उस आर्टिकल के अनुसार वो नीतियां बनाए, उनको ऊपर उठाए। सिर्फ महाराष्ट्र में गडरियों के लिए नीति बनी, वहाँ पे हमें 3.5% अलग से रिजर्वेशन दे रखी है। वहाँ स्टेट लेवल पे हमारे जो साथी हैं, हमारे समाज ने डेवलपमेंट की, 3.5% रिजर्वेशन मिली हुई है, वहाँ अलग से कोटा मिला हुआ है धनगर को। और उन साथियों को जिन्होंने किया, मैं कोट कोट नमन करता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया किया हुआ है। मैं लिस्ट में डालता हूँ कि हमारे सारे नाम लिखे हुए हैं। पाल बघेल नहीं, वो हमारे टाइटल है, बड़ा अच्छा किया उन्होंने, पाल बघेल को नहीं लिखा। गडरिया, धनगर, कुरबा, सब गौडरी, सब लिखे हुए हैं। 26 नाम उन्होंने दर्ज किए हैं कि अगर यूपी का गडरिया, पंजाब हरियाणा का गडरिया हम महाराष्ट्र में जाकर रेजिडेंस बन जाता है तो उसको धनगर लिखने की जरूरत नहीं है, उसको गडरिया के बेस पे 3.5% तक वहाँ का रिप्रेजेंटेशन का फायदा मिलेगा। उनको नमन करता हूँ। ये सिस्टम कहाँ होना था? सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं। अगर केंद्र सरकार ऐसा कुछ कर दे तो हर स्टेट में लड़ने की जरूरत नहीं है। रिप्रेजेंटेशन का अधिकार केंद्र देगी हमें और वो सभी स्टेटों में लागू हो जाए। अभी जस्ट हुआ, बहुत साथी यहाँ कह गए हैं कि बहुत ये हरियाणा में तो अभी समय लगता है, इन चीज़ों में बहुत समय लगता है, बहुत पेचीदा सिस्टम है। और लेकिन अब ये उनके पास इस बात का जवाब नहीं रहा, खत्म हो गई वो बात। मेरे बच्चे को पता लग गया कि 10 दिन में 10% आरक्षण कैसे दे दिया, कैसे दे दिया भाई। आज तक हम भी सोचते थे एक लंबा प्रोसेस है, बहुत झरनों से निकलना पड़ता है, तब जाके आरक्षण मिलता है। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हो गया और आप अपनी आंखों से देख रहे हो, कोई विरोध नहीं। इस जिस आरक्षण को आप बैसाखी कहते थे, पूरी नजर से देखते, किसी ने नहीं देखा। फटाफट जल्दी जल्दी ऑर्डर निकल रहे हैं और हर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, फटाफट जल्दी दो इनको। और हम देखते रह गए, हम इसको नीच देखते रह गए कि आरक्षण से नीच हो जाएंगे, हम ये सोचते रह गए। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी सूची में डालने से कोई जाति नीच नहीं होती। ना उसका पैसा बदलता है, ना उसकी शकल सूरत बदलती है, ना उसका कार व्यवहार बदलता है। क्या आज जाट समुदाय जो हर चीज में बैठा है, लेकिन फिर भी उनके लोग, कुछ लोग पीछे रह गए हैं, वो ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं, सबको पता है। ओबीसी में जातियां कौन कौन सी हैं ये भी सबको पता है। गडरिया है, कूचबंद है, झीमर है, नाई है, धोबी है, एक्सेट्रा। क्या जाट ने के सूझवान भाइयों ने ये सोचा कि बीसी में डलने से मैं गडरिया बन जाऊंगा? और आप सोचते हैं कि एससी में डलने से मैं नीच हो जाऊंगा? शर्म आनी चाहिए हमारे पढ़े लिखे लोगों के पास, जो किसी सूची में डलने से अपने आप को कह रहे हैं नीच हो जाऊंगा। अरे भाई, आप एससी एसटी में डलने से नीच नहीं, आपको प्रावधान किया था ऊंचा बनाने के लिए, आप उससे ऊंचे बढ़ते, नीचे नहीं बढ़ते। वो संविधान का प्रावधान था। आपको बाबा साहब ने इतनी मेहनत की कि तीनों कैटेगरी के लिए पिछले लोगों को ऊपर उठाया जाए, नहीं तो राजा पेट से पैदा होता रहेगा और ये इनकी तो बारी नहीं आएगी। अब हम यही पूछ रहे हैं कि युवाओं को जोश करना चाहिए कि हमारी बारी कब आए। कोई भी सरकार आए वो क्राइटेरिया बना दे, हमारे मरने के बाद आ जाए, 100 साल बाद गडरिया के मंत्री उनकी जनसंख्या के अनुपात में पार्लियामेंट में जाएंगे। ये सरकार के नुमाइंदे हमें बता दें 100 साल बाद आ जाएंगे आपके। 100 साल बाद हमारी संख्या कम है ना आपकी नज़रों में, तो 100 साल बाद हमारा नंबर लिख के दे दो कि 100 साल बाद आपका नंबर आएगा। सारे क्राइटेरिया हटा दिए जाएंगे, गडरिया को स्पेशल बेनिफिट दिया जाएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि 70 साल से गडरियों को बेनिफिट नहीं मिला। ये पार्लियामेंट में ऐसी पॉलिसीज बनाई गई है कि पार्लियामेंट में नहीं जा पाए, लेकिन इस ट्रीटमेंट के थ्रू ये पार्लियामेंट तक जाएंगे, नीचे से पोस्ट से लेकर ऊपर तक जाएंगे। ऐसा प्रावधान बनाओ ना, तभी तो देश आजाद है।
अगर संविधान में ऐसी अमेंडमेंट नहीं है तो अमेंडमेंट करो। हर साल होती है अमेंडमेंट, संविधान कोई फाउंडेशन नहीं है जिसमें अमेंडमेंट नहीं होती, हर साल उसमें प्रावधान होते हैं। तो कीजिएगा प्रावधान उसमें कि मेरे गडरियों का नाम भी वहाँ आए, वो भी उस चीज़ का लुत्फ उठा सकें। उनको पता ही नहीं है कि पावर क्या है। हम बिजनेस करके अपने आप को सेटिस्फाई करें, 4 पैसे हैं, मेहनत से कमाए हैं, भेड़ बकरी पैसे वाला पशु था। हमारे बुजुर्गों ने कड़ी धूप में भेड़ों के साथ जिंदगी जी है। वो जीवन कैसा है कोई माई का लाल नहीं जी सकता। सवेरे उठता था, मैं उठता था, सुबह उठता था 4 बजे ही भेड़ों की धार निकालनी पड़ती थी पूरे, और कितनी एक एक बूंद करके मेरे ग्रैंडफादर दादाजी निकालते थे। उसके बाद मेरी ड्यूटी थी गोरा फेरना। जो उत्तरी हरियाणा के भाई वो समझते हैं, मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ कि गोरा फेरना किसे कहते हैं। धार निकालने के बाद गोरा फेरने में मैं अपने दादाजी के साथ जाता था। गोरा फेरना मतलब भेड़ों को लैट्रिन मानव मल खिलाना गाँव के चाच पे। सुबह उठ के वो उनको मानव मल लैट्रिन खिलाने के लिए पूरे गांव के छेड़े घुमाते थे, आज भी घुमाते थे। आज सिस्टम चेंज हो चुके हैं उस, और मैं वहाँ खड़ा होता था जहाँ किसी नीच से नीच जाति का बच्चा भी नहीं खड़ा होता। सामने भेड़ गंद खा रही है, मैं वहाँ खड़ा हूँ और पीछे से किसी की पाथी है, उपले ना फूट जाए कि कोई मेरे को गालियाँ ना दे, उसका पैरा भी बांध दे रहा हूँ काठी है। और एक बाल मन था मेरा, ये सोचता था मैं कौन सा राजपूत हूँ, मैं इसको ये मेरे अंदर तो इतनी अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन है कि मैं इसको ये करते हुए देख रहा हूँ और इसके आगे खड़े होकर खड़ा हूँ। एक जिससे उठा नहीं जाता वो मेरे को गाली दे रहा है, जहाँ मेरी भेड़ मेरे खेत में ना मार देना कर रही है। और बच्चों का जो स्लोगन था वो मन को चीरता था, जो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। आज हम उस दर्द को भूल गए। किस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हो? हम गडरिया लगाने से शर्म करते हैं। हम भेड़ बकरियों के साथ जो जिंदगी जी है उसको हम लोगों को हमने नहीं बताया कि हम भेड़ को क्या खिलाते हैं, जिम्मेदार हमारे साथ क्या व्यवहार करते हैं। सुबह से शाम तक कड़ी धूप में हम कैसे भेड़ों को चुगाते हैं। जो बड़ा पशु होता है ना सर, बड़ा पशु गाय भैंस, उसको खूंटे पे बांध के आप खाना खिला सकते हो। एक दिन आप रिश्तेदारी में चले जाओगे, खूंटे पे बांध दोगे, बाहर से आएगा खाना। लेकिन भेड़ के साथ आपको घमंतु जिंदगी जीना पड़ेगा, इसलिए आपको नोमैटिक में डाला गया था, घमंतु जाति। आपको भेड़ के साथ घूमना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा उसके साथ, और वो भी कड़ी धूप में। क्यों कट रही है? सब जातियों के लिए गाय भैंसे लेके जब घर को आते थे, मैं अपने दादाजी के साथ कड़ी धूप में बाहर को निकलता था। कारण क्या था कि भेड़ सारा दिन खाती रहती है, हंसती है। और जो रुके हुए खेत थे जिनमें वो चुगने नहीं दिया करते थे, उनमें चुगाना था उसके पैर में, वो सोए हुए थे। मैं चोरी कर रहा था, चोरी थी वो, चोरी से भेड़ों को खेतों में घुमाता था भाई ये इनका पेट भर जाए। कभी उन्होंने हमें एक्सक्रिमिनल ट्राइब में भी डाला है कि हम छोटे छोटे बच्चों के लिए, भेड़ों के बच्चों के लिए अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के डाली लेकर आते थे, ताकि उनको सारा दिन बाड़े में रखा जाए। लोगों के वृक्ष थे उनको काट के लेके आते थे, जो पुराने बुजुर्ग जानते हैं, उनको काट के लेके आते थे, चोरी करते थे सुबह उठ के। लेकिन हम उस दर्द को भूल चुके हैं और बहुत चीज़ हमें डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। आज SC/ST का क्राइटेरिया बता देता हूँ, सरकार ने जो रखा हुआ है। SC में अगर किसी कास्ट को डालना हो, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी की और मोस्ट बैकवर्डनेस, पछड़े हुए हो और लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो, भाई हीन भावना से उनको देखते हो। क्या गडरिया जब भेड़ के साथ ये खड़ा रहा है, क्या वो चीज क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा? क्या जब एक गडरिया अपने नाम के साथ गडरिया नहीं लिख रहा, क्या उसके अंदर अनटचेबिलिटी नहीं है? क्या उसके अंदर हैंडीकैप नहीं है? वो सोशल हैंडीकैप है। अगर आप ठोकर हो तो कहो बरखा गडरिया, नहीं कहता, मैं नहीं कहता। क्यों नहीं कहते? अगर आप राजपूत हो तो ठीक है, फिर लिखो बरखा गडरिया, नहीं लिखते। आपके अंदर अनटचेबिलिटी है, आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। जो सरकार का क्राइटेरिया आप उसको पूरा कर रहे हो और पिछड़े तो आप हुई। अब आ जाओ ST की तरफ। शेड्यूल्ड ट्राइब का क्राइटेरिया है मोस्ट बैकवर्डनेस, डिस्ट्रिक्टिव कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। सारे क्राइटेरिया हम पूरा कर रहे हैं। क्या हम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के आज भी जो हरियाणा के बैठे हैं भाई यहाँ, वो जानते हैं कि भेड़ के ऊपर गदी पे सामान बंधा होता है जी, खाने पीने का, आज भी। और
जम्मू कश्मीर तक हरियाणा पंजाब का गडरिया आज भी घर से बाहर भेड़न जगा रहा है, बच्चे घर पे हैं और कुछ छोटे बच्चों को भी पढ़ाई स्कूल में ना भेज के अपने साथ लेके जा रहा है आज के टाइम में। और उसका आशियाना क्या है? गदी पे लदा हुआ सामान, वही उसकी छाप है, वही उसका भोजन है। और ये मेरा ख्याल बयान करने की जरूरत नहीं है कि उसको क्या क्या सहन करना पड़ रहा होगा, चोरी डकैती से लेके गाड़ियों तक। क्या ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है जो सर्वे टीम्स को दिखाई नहीं देता? लेकिन मजबूर है। कोई प्रोफेसर, कौन सी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आएगा जो ये सर्वे करेगा और उसको पोस्टर लिखेगा कि ये कास्ट तो SC ST दोनों का क्राइटेरिया पूरा करती है? कौन आएगा? प्रोफेसर गडरिया होगा, जो मानता होगा गडरिया वही लिखेगा। जो एक आध प्रोफेसर बन गया उसने तो अपनी कास्ट छुपा लिया, कोठी में जाके शहरों में जाके वो कहता ही नहीं किसी को, पड़ोसी को गडरिया। ये आज बहुत कड़वी बात कहना जा रहा हूँ मैं, जो OBC में उत्तर प्रदेश हरियाणा में पाल बघेल क्यों आए? भाई गडरिया, कल्ला गडरिया नाम था उसमें, उत्तर भारत में हमें गडरिया कहा जाता है, इधर धनगर कहा जाता है। ये पाल बघेल को जाति का नाम क्यों दिया गया? कारण हमारे डेवलप्ड लोग, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, बड़ा सेल्समैन बन गया, या मैं कोई नौकरी लग गया, सर ये जो बघेल लिखा हुआ है ना या पाल, ये गडरिया है, प्रॉब्लम खड़ी होगी। अब इसको पता ना लगे कि मैं गडरिया हूँ। अब जब आप किसी भी लिस्ट में ही पाल बघेल अपने टाइटल को दर्ज करवा दिया हमारे बुद्धिजीवी ने, और उन्होंने बड़ी आसानी से कर दिया। दर्ज करने वाले ने कहीं नहीं कहा नहीं भाई हम नहीं करेंगे, सर्वे होएगा, पाल बघेल तो है ही नहीं, आप तो गडरिया हो ना, करवाओ जी। छोटा सा किया, कर दिया। अब वो क्लियर होकर शांति से बैठ के बरखा रहा गडरिया। अब पड़ोसी भी पहचान पाएगा मेरे को, मैं गडरिया हूँ। जब वो बच्चे का सर्टिफिकेट देखेगा वहाँ पाल, लेकिन नुकसान पता है कितना हुआ? आज सेंसस होती है जी हर 10 साल बाद। जनगणना जब गडरियों की हरियाणा में होएगी या यूपी में होएगी, जनगणना कर्मचारी आएंगे तो आप जो शहर में रहने वाले गडरिया उसको पूछेंगे आपकी जात क्या है, वो कहेगा पाल है। औरतें भी बताएंगे पाल है, पाल दर्ज कर दिया, एक जाति के रूप में पाल दर्ज कर दिया। दूसरे घर में गए तो उसने कहा आपकी जाति क्या है? उसने कहा जी बघेल है, ठीक है, बघेल दर्ज कर दिया। तीसरा एक गाँव का भेड़ बकरी पालने वाला था, उसके घर में जाने की तो मेरे ख्याल जनगणना कर्मचारी उसके ही घर में भेड़ों की जो मीटरों की स्मेल है उसी से पहचान गए कि ये तो गडरिया। अगर पाल बघेल या कुछ भी कहेगा मानने गए भाई, सीधा सीधा आपकी जाति गडरिया ही है ना। पहले ही कहते थे बोलने से पहले आप गडरिया हो ना। वो भी बेचारी शर्माते हुए घर में जो बैठी है लोहाई बहन बेटी, उसको गडरिया के नाम से दर्ज हो गई। अब हरियाणा में 3 जगह दर्ज है हमारा नाम, पाल बघेल गडरिया। अब आप कहते हैं हमारा वोट बैंक बहुत है। अब जब लिस्टें ऊपर गई तो हमें तो 3 जगह बांट दिया गया ना, हमारी जनगणना गुम हो गई। 3 जगह ये भाई पाल लग लिखे गए, बघेल लग लिखे गए, गडरिया लग लिखे। इसने तो मारा हुआ, ये तो दर्ज करवा दिया। लेकिन अब हमें चाहिए था रिप्रेजेंटेशन। हमने इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए हर कोई करता है अपने टाइटल लगाए, बुरी बात नहीं है, लगाओ टाइटल लगाओ, लेकिन अपने असिस्टेंट जो आप हो, जो 2 पीठ के पीछे कहते हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। उसी में डिस्क्रिमिनेशन छुपा था। वही अगर सर्वे करने वाला आता तो आज भी वही खड़ा है गडरिया। उनको पूछो कि मैं गडरिया क्यों नहीं लगाता, क्योंकि मेरे अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचबिलिटी है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है, यही मेरा क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। अब ये बात क्लियर हो गई है कि हम दोनों क्राइटेरिया पूरे कर रहे थे लेकिन हमें नहीं मिला। अब जब हमारी जैसी जातियों के लोग, वैसे तो भाइयों ने बता दिया, ये संघर्ष कर रहे हैं, जैसे अभी सुरजन जी ने बताया, नरसिंह जी ने बताया, भाई एक लहर तो चली हुई है, बहुत दिन से चली हुई है। तो ऐसे ही शॉर्ट में बताता हूँ कि 2006 में जब सरकार तंग आ गई, ऐसी जातियों से, गमंतुओं से भी ये तंग तो करते हैं और इनका वोट बैंक भी लेना है, अब ये जागरूक भी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी रहे हैं, इनको शांत कैसे किया जाए। उन्होंने एक रेणके कमीशन बिठा दिया 2006 में, कोई इन जातियों का सर्वे करेगा कि इनकी दशा दिशा क्या है, फिर इनको अलग से SC ST की तर्ज पे डिनोटिफाइड ट्राइब, नोटिफाइड ट्राइब, NT DNT का अलग से इनको रिजर्वेशन दी जाएगी। शांत करने के लिए रेणके कमीशन बिठा दिया। 2006 में बैठा, 2008 तक भारत के कोने कोने में गया, सर्वे किया, रिपोर्ट दे दी। लेकिन भाई हुकुम सिंह जी हरियाणा से, उन्होंने काफ़ी बताया डिटेल में कि वो रिपोर्ट नहीं लागू। BJP आ गई,
वो पड़ी रही 2015 में। अब उन्होंने भी वोट बैंक देखना था, भी वोट बैंक तो है ये। अगर इनके लिए कोई कमीशन हमने ना बिठाया तो इलेक्शन 2015 5 साल बाद फिर आने हैं 2019 में। ये तंग करेंगे, फिर कहेंगे कि हमें कुछ नहीं मिला और ये सब बुगाहट इनकी चल रही है। ठीक है जी, वो रेड के कमीशन ने बहुत सारी कमियां छोड़ दी थी, उनको ठीक करना है। हम भी एक कमीशन बिठा देते हैं, इदाते कमीशन, वो भी बिठा दिया गया। वो घूमा फिर ऑल ओवर इंडिया सर्वे करता, लिस्टा बनाता। जब 2018 नजदीक आया, उससे मांगा गया भाई अब इलेक्शन आ गया नजदीक, अब अपनी रिपोर्ट ले आओ इधर। रिपोर्ट दे दी गई, लेकिन CID भी सारी जा रही है आप लोगों की कि आप अपने राष्ट्र के प्रति कितना प्यार करते हो, अपने बच्चों को कितना प्यार करते हो। CID की रिपोर्ट सब जाती है, कितने आपने जंतर मंतर में धरने दिए, कितने आप चिल्लाए। उन्होंने देखा ये चिल्ला तो रहे नहीं, हमने दूसरी जातियों का वोट बैंक से भी नाराजगी मोल लेनी है। भाई ओमपाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि दूसरी जातियों का वोट बैंक की नाराजगी मोल लेनी है, ऐसे नहीं लेंगे। वो आप अपनी पीड़ा को जाहिर करोगे। वो जाते कमीशन देखता रहा क्या दिया जाए क्या दिया जाए, इनको लग से एक ही बात थी, उसमें थर्ड शेड्यूल बनाया जाए SC ST DNT कि आज अगर हमारी जाति को SC ST में भी डाल दिया जाए, हम अब भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक घोड़ा 70 साल पहले दौड़ रहा है, आपको आज मिला दिया गया, क्या आप उसका मुकाबला कर पाओगे? उनके DC SDM बड़ी बड़ी पोस्टों पे MLA MP पहले बने हुए हैं, वो सक्षम हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट के माल बन गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होंगे। इसलिए ये बैठाया गया था कि इनको इसी तरह का तीसरा थर्ड शेड्यूल बना के दिया जाए DNT। लेकिन हम लोगों की जो ये प्रतिक्रिया थी उसको देखा, कुछ लोग लिख रहे थे लेटर दिन पर दिन, दर्द भी अपना बयान कर रहे थे उन कमिश्नरों के आगे, लेकिन सभी ने नहीं किया और वो ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला गया। ये उम्मीद थी कि थर्ड शेड्यूल ये सरकार बनाएगी, नहीं बनाई। एक बोर्ड बनाने का, आप में आंसू पहुंचने के लिए एक बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रख दिया कि बोर्ड बनाया जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं। जो मेन काम है तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई। अब हो क्या है, अब ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाया जाए कि हमें रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिल जाए जो हमें जरूरत है। नहीं तो इतना हालत खराब होने वाले हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमारे बच्चों के रिश्ते नाते होने मुश्किल हो गए हैं, लोग भटके फिर रहे हैं और इतना बुरा हाल है समाज का। यहाँ एक दिन के नहीं ले आएंगे जिसमें तुम्हारे बच्चों का सुधार होना, जिस मीटिंग में प्लानिंग मांगनी है, लेकिन रिश्ते करने के लिए इतना पैसा खर्च कर देंगे, बार बार फोन करेंगे, गाँव में जाएंगे, कहाँ मिलेंगे? पढ़े लिखे को जो हायर ऊपर डेवलप हो चुके हैं उनको अपने मुकाबले का नहीं मिलता, नीचे वाला जो गडरिया बैठा है उसको ऊपर वाला एक्सेप्ट नहीं करता। रिश्ता कहाँ से होगा? किसका रिश्ता करेंगे? जब फिर अनुराधा पाल जैसी बेटी पढ़ लिख जाएगी, IAS बन जाएगी, क्या उसमें उसको गडरियों में IAS PCS मिल जाएंगे प्रचुर मात्रा में? अगर मिल भी गया, उसमें बहुत सारा देखना है, उसका रंग रूप देखना है, उसका गोत्र देखना है, उसकी जाति देखनी है, उसका कहाँ गया, वो सब कुछ देखना है। वो ऐसे तो नहीं शादी कर लेगी कि गडरियों का IAS पंजाब में लग गया जाके शादी कर लेगी, उसको दूसरी जाति में जाना था। और आप लोग समाज के काम को बकवास समझ रहे हो। बहुत सारे भी भाई ने बताया कि इसलिए नहीं आए जी, वहाँ नीच बनाने के लिए आप मंथन कर रहे हो, ऐसे में डालने के लिए मंथन कर रहे हो। भाई वहाँ जाके सुनो तो सही, नहीं आए वो लोग। अब अपने कर्नल साहब यही रोना रोक के गए हैं, कितने आप भावुक शब्दों में आपको कह के गए हैं कि ये गडरिया नहीं जाते, तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा, हम भी मर जाएंगे। हम ये चिंतन कर रहे हैं कि हम अपनी आंखों से अपने बच्चों को उन सीटों पे बैठे हुआ देख लें, अपने समाज के लोगों को हम फख्र कर सकें। जहाँ भी जिस भी ऑफिस में जाए हमें 2-4 गडरिया मिल जाए। भाई राकेश जी ने मीणा जाति की एग्जाम्पल दी है, जो पढ़े लिखे लोग सेंटर पे या देख रहे हैं, वो मीणा जाति की एकता, मैं कहता हूँ भारत में जितनी उस जाति की एकता है, जितना उस जाति ने संवैधानिक अधिकारों का फायदा उठाया, किसने नहीं उठाया? हर ब्रांच में, केंद्र सरकार के हर ब्रांच में मीणा जाति का सिपाही मिलेगा। सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, गर्व से अपनी जाति का नाम अपने नाम के पीछे लिखते हैं मीणा। और हम किस गफलत में जी रहे हैं, जिस पे 4 पैसे हो गए, सोच रहे हैं मुझे क्या जरूरत है वहाँ जाने की, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मेरा सब कुछ गुजारा हो रहा है। लेकिन तुम गडरिया है भाई, गडरिया के नाम से जाना जाएगा, दूसरे लोग ट्रीटमेंट है आपको एज ए गडरिया करेंगे। कास्टिज्म भारत से खत्म नहीं हुआ। अगर आज ही ऐसा प्रावधान निकाल दो, फिर सुबह गोत्र लगाना बंद कर दें,
सब क्यों लगाते हैं? हर कोई अपने नाम के पीछे शर्मा वर्मा लगाता है। जब अंदर मेरा अधिकारी गडरिया लगा के गडरिया बैठा होएगा, जब मैं उस दफ्तर में घुसूंगा मेरा कॉन्फिडेंस अलग होएगा कि मेरा गडरिया बैठा है यहाँ। मैं मेआई का मैं भी नहीं करूँगा और वो भी मेरे को सीट देगा जब उसको इंट्रोडक्शन करूँगा कि मैं भी सर गडरिया हूँ। उसका एकदम जितनी उसके दिमाग में अफसरी चढ़ी हुई थी एकदम काफुर हो जाएगी। उसको ये लगेगा कि मेरा परिवार है। यही मीणा जाति के साथ जब मीणा जाति का लोग अंदर जाता है तो उसको उस समय ना जो इंटर कर रहा है उसको दिखाई देता है कि अंदर अफसर बैठा है, ना अफसर को दिखाई देता है कि जो आने वाला वो चपड़ासी आ रहा है। उसको अपनी जाति का भाई दिखाई देता है, उसमें अपना पक्ष दिखाई देता है कि मेरा भाई आ रहा है, उसको सीट देता है। अब समय है जिस सरकारों में दबाव बढ़ा। हरियाणा के मैटर में समय बहुत हो गया। मैं भी सुबह से कुछ नहीं खाया, 4 बजे से घर से चला हूँ और आप लोग भी बैठे हैं कि हमने हरियाणा में क्या करना, ऐसा सारा डिटेल बता चुके हैं। 2014 से लेके फतेहाबाद की रैली में खुद गए हम, क्या किया, कैसे लोग जाते हैं, एक आशा से जाते हैं, भेड़ बकरियों का काम छोड़ के जाते हैं आपके साथ, आप जहाँ भी बुला लेते हो वो जाते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। 2014 अब ये डॉट किसी को नहीं रहना चाहिए कि ये बहुत बड़ा एक लंबा प्रोसीजर है जो सॉल्व नहीं होना। आदरणीय भाई रमेश रावणी जी, उसी जो 2014 के आपका जो इकट्ठ था जो आपने दिखाया था, उसी की बदौलत सरकार ने ओबीसी कमीशन का मेंबर लगाया था और वो वहाँ बैठ के बहुत कुछ करवा सकता था किसान। मैं उसके मुंह पे भी करता हूँ, वो बहुत कुछ करवा सकता था। सरकार उसको ये किसी और दूसरे उसका चेयरमैन भी लगा सकती थी, मंडी बोर्ड का चेयरमैन लगा सकती थी। उसको घुस करना था, वो बीजेपी से जुड़ा था, आपको घुस करना था, लगा देती थी। लेकिन उसको एक जातियों से संबंधित डिपार्टमेंट में क्यों लगाया? सोचा कभी उस बंदे ने नहीं सोचा। वो 2015 में हुई थी सिलेक्शन करके, 2015 में की 16 में 16 की 2016 या 15 के एंड में हुई थी। कब से बैठ के अगर वो समाज के लिए वो सरकार की खटिया खड़ी कर सकता था, ये मेरे को पोस्ट दी है, मैं इसको नमन करता हूँ, मेरे समाज की दशा ये है, लेटर लिखो तुरंत। वो सैनिक अथॉरिटी थी, चेयरमैन को कहता, केंद्र सरकार के नाक में दम करता है, वहाँ भी वही सरकार थी, स्टेट में भी वही थी। वो बहुत कुछ कर सकता था। उसके साथ ही एक 2 कास्टों के बंदों को वहाँ पे मेंबर लगाया जी। एक तो अहेरिया जाति का था अशोक माजरा जी, एक हमारे रमेश पाल नौणी थे गडरिया समाज के। दोनों बीसी की बहुत ही मोस्ट बैकवर्ड जातियों के बंदे लगाए थे उन्होंने। वो सैडी या कबोल जातियों के भी लगा सकते थे, वो पैसे वाली पोस्ट थी, 1.5 लाख समथिंग तनख्वाह भी मिल रही थी, गाड़ी मिल रही थी, ऑफिस मिला हुआ था, पीली बत्ती की वो मिली हुई थी, ड्राइवर मिला हुआ था। वो उन जातियों को खुश कर सकती थी, लेकिन आपको क्यों लगाया? आपके साथ वादा किया हुआ था भी शायद ये कर ले। एरिया जाति वाले लोग जागरूक थे, उन्होंने पहले मैटर चलाया हुआ था और वो बंदा डेडिकेट था अपने समाज के प्रति। उसको डर था कि समाज मेरे से जवाब मांगेगा, और उन्होंने आपकी तरह 2014 में कोई कट नहीं किया था कि आपने मजबूर कर दिया हो, आपने मैनिफेस्टो में डलवा दिया, नो। लेकिन उस बंदे ने टेक्निकल रूप से मेहनत की, जो सरकार का क्राइटेरिया था एससी में डलवाने का लिया, क्योंकि उसको पता था सत्ता में बैठी है सरकार मेरी फेवर करेगी, प्रोफेसरों को अपने आप दवाएगी। मेरे प्रोफेसर नहीं है लेकिन मैंने उनको समर्थन दिया है, प्रोफेसर रिपोर्ट सही लिखेंगे, एक्चुअल लिखेंगे, रिपोर्ट सही हुई, लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में बिल पास हुआ, राष्ट्रपति के साइन हुए। आज अहेरिया हेरी थोरी जाति हरियाणा की लिस्ट चेक कर लेना, 2016 में एससी में आ गई है। अब रमेश पाल के साथ बैठा हुआ अहेरिया समाज का भाई जो बीसी में था एससी में है, संवैधानिक अधिकारों का लाभ उठा रहा है पूरी तरह। संवैधानिक रूप से गडरिया समाज को 1955 में ही एससी में शामिल होने का संवैधानिक अधिकार मिल चुका था, लेकिन देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी इस समाज के इस अधिकार का लाभ दूसरे समाजों ने उठाया, या यूँ कहूँ तो आने वाली सरकारों ने इस समाज का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए किया। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं दिया। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सरकारें, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, छोटे छोटे पदों पर कार्यकर्ता के रूप में इस समाज के कुछ लोगों को मनोनीत किया, वो भी सिर्फ उनके समाज से वोटों को खींचने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इन्हें एक वोट बैंक का जरिया बना दिया गया। गडरिया समाज की जहाँ जहाँ उपस्थिति है उस हर ज़िले में सरकार को ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस समाज ने मन बना लिया है कि अगर हरियाणा सरकार कुछ नहीं करती तो आने वाले विधानसभा चुनावों में ये चुनावी समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं और सरकार के खिलाफ जाकर वोट भी कर सकते हैं।
इसलिए अब सरकार को फैसला करना है कि जितना जल्दी हो सके गडरिया समाज को उनका एससी में शामिल होने का संवैधानिक अधिकार दिया जाए।